नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 में इतिहास से संबंधित जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हीं का हम लोग इतिहास सब्जेक्ट से पार्ट 2 करने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। तो यदि आपने अभी तक वह सभी प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम फेज़ 2। तो इसमें 6 to 12 तक जो सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, 40 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को यहाँ पर कैसे कवर करना है, तो उसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर देखें कि किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी उठाता है। तो देखिए, बीपीएससी ने जो अभी तक एग्ज़ाम कराए हैं, बीपीएससी का जो प्री हो गया, सीडीपीओ हो गया, पीसीएसजे हो गया, एपीओ का एग्ज़ाम हो गया और बाकी अन्य जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं वह सभी यहाँ पर समाहित किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि मगध शासक बिम्बिसार द्वारा बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था। तो जो मगध शासक था बिम्बिसार, उसका चिकित्सक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है शीलभद्र, दूसरे ऑप्शन में विजयसेन, तीसरे ऑप्शन में जीवक, चौथे ऑप्शन में मनु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जीवक। जीवक जो है यह मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक था। ठीक है, इनके दरबार में रहता था, दरबारी चिकित्सक था। जीवक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का हम लोग 1 से 2 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा कवर करते चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यदि हम लोग बात करें बिम्बिसार के बारे में, तो ध्यान रखिएगा बिम्बिसार मगध शासक था और मगध शासक में हर्यक वंश का यह प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो हर्यक वंश आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि बिम्बिसार की राजधानी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बिम्बिसार ने राजगृह को, या तब के समय में उसको गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, इसको इसने अपनी राजधानी बनाई और मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, बिहार में है जैसा कि। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई और बाद में इसी को उदयन के द्वारा अपनी राजधानी बना ली गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो राजगृह, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, राजगृह या इसे गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 से 4 बार पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ है, सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है और पीसीएसजे के द्वारा जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उन तीनों में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का जो पहला गणतंत्र था उसका नाम था वैशाली। यहाँ इस प्रश्न से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, या बताना है कि वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लिच्छवी जो थे, लिच्छवियों के द्वारा वैशाली की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, वैशाली जो था स्थान, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली एक गणराज्य था। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, लिच्छवियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम बताना है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दिव्यावदान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दिव्यावदान जो पुस्तक था, ग्रंथ था, इसी के अनुसार बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित किया गया। ठीक है, बिंदुसार के बारे में यदि बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, और इसका शासनकाल जो था
वह 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। और इसका एक और उपनाम है बिंदुसार का, आपको ध्यान रखना है, इसका एक और उपनाम है अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात ध्यान रखिएगा। देखिए, बिंदुसार की जो रुचि थी वह जैन के आजीवक संप्रदाय से थी। ठीक है, उसी का यह ग्रंथ है दिव्यावधान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था। देखिए, जो मौर्य काल था इसमें जो शासकीय भूमि से जो प्राप्त इनकम होती थी उसे क्या कहा जाता था, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो उसे कहा जाता था सीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। ठीक है, तो त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया किसने, अशोक ने। तो किस शिलालेख में यह जो है वर्णित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भाब्रू। भाब्रू शिलालेख जो था उसमें यह उल्लिखित था, प्रकट किया गया था कि अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास बताया था या जताया था। अब आपको पता होगा कि अशोक के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह उनके शिलालेखों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिख के उत्तर देना है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिला है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिला है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें यहाँ से एक पॉइंट और कि अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वह किस भाषा में है, तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, वह सभी ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। देखिए, अगला प्रश्न यही आ गया, तो आपको इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप देखते ही आपको तुरंत प्राकृत पर टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो जो भारत में पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था तो वह किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे, आप सभी जानते होंगे। और जो है यह मौर्य जो राजा हुए हैं इनमें सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ठीक है, कई लोगों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई है मौर्य साम्राज्य में, लेकिन यदि पहले कोई मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई है वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। देखिए, ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप लोगों ने अभी पिछले प्रश्न में देख लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा अपनी अपनी बुक में यदि आपने जीएस पढ़ा है। देखिए, यह प्रश्न आसान तो है लेकिन यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऐसा ही नहीं, केवल बीपीएससी ने ही इसको रिपीट नहीं किया है, अदर स्टेट के जो एग्जाम रहते हैं उनमें भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोगों को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए, मेगस्थनीज की पुस्तक जो इंडिका थी इसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन, मतलब मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है। तो इसका सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, जो कलिंग नरेश हुए हैं खारवेल, इनका जो हाथी गुम्फा प्रशस्त है यह किस भाषा में अंकित है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। मतलब सांची का जो विशाल स्तूप है, यह प्रश्न पूछा गया है कि किस काल में या किस समय में जो है बना है या किस समय को निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मौर्य। ठीक है, मौर्यों के द्वारा सांची का विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था, आप सभी जानते हैं। और उनका नाम क्या था आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, उनका नाम था अशोक, महान अशोक के नाम से जिसको आप सभी जानते हैं, सांची का स्तूप। ठीक है,
तो सांची का स्तूप जो है, यदि इसके निर्माण की तिथि पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 3री शताब्दी में बना था, ठीक है। अशोक के द्वारा यह निर्मित बौद्ध स्मारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्यों के द्वारा सांची का विशाल स्तूप निर्माण कराया गया था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? यह अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित एक स्तूप है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो जो बराबर की गुफाएं थे उनको अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय को अशोक ने बराबर की गुफाओं को दान कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है आजीवक, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप सभी को बता दें, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय यूनानियों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 पर आप लोगों को टिक करना है। भारतीय यूनानियों के द्वारा भारत में सोने के प्रथम सिक्के जो है, या प्रथम बार सोने के सिक्के आरंभ किए गए थे भारत यूनानियों के द्वारा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर, ध्येय ज्ञानधारा चैनल पर, आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सेशन हो सकते हैं वो यहाँ पर कराए जाने हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पहले आपको क्वेश्चन वाइज, अभी तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने का केवल एक ही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि बीपीएससी का ट्रेंड्स क्या है, किस सिस्टम से वह प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो आपको एक बार उसका रिदम पता चल जाएगा, फिर आपको शॉर्ट थ्योरी वाइज वीडियो जो कि 10 से 15 मिनट के रहेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं रहेगा ज़्यादातर यूट्यूब पर 10 से 15 मिनट आप देंगे, उसमें आपको पूरा सिलेबस का ओवरऑल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको ध्यान रखना है। गुप्त शासन में सर्वप्रथम इन्हीं को महाराजधिराज की उपाधि इन्हीं ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। यह गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जो इस प्रकार की उपाधि को जिन्होंने धारण किया था। यदि इनके शासनकाल की बात की जाए चंद्रगुप्त प्रथम के, तो आपको ध्यान रखना है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? जो नालंदा का ताम्रलेख था इसमें किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, यह पूछ रहा है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा समुद्रगुप्त, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के जो 3 प्रमुख शासक थे जिनका नाम आपने, एक का नाम देख ही लिया है समुद्रगुप्त, दूसरे स्कंदगुप्त तथा तीसरे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन तीनों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। एक समुद्रगुप्त हो गए, दूसरे स्कंदगुप्त और तीसरे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोगों ने इस प्रश्न को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसका लेखक पूछा गया है कौन है, तो इसके लेखक का नाम है हरिसेन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 दीनार। दीनार के नाम से स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं की यदि बात की जाए तो इनको किस नाम से जाना जाता था? दीनार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? जो उत्तर भारत का व्यापार होता था वह किस बंदरगाह से होता था गुप्त काल में, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस बंदरगाह का नाम था ताम्रलिप्त। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है ताम्रलिप्त, यह बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार आप लोगों से बोल के चल रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इजी तो लगेगा। देखिए एग्जाम में क्या रहता है, आपको जो इजी क्वेश्चन रहते हैं बस उन्हीं को सही करना है, उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो आप जो है उस पेपर में अच्छा कम्पीट कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही गलत हो रहा है तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। जो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर थे तो इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ध्यान रखिएगा चंदेलों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, तीसरा नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंदेलों ने। चंदेलों ने खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि टाइम पीरियड पूछा जाए तो 950 ईस्वी से आपको 1050 ईस्वी ध्यान रखना है। खैर इसके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हाँ यहाँ से एक बिंदु जरूर पूछा जा सकता है कि ये जो मंदिर थे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, यह वास्तुकला की किस शैली के अद्भुत उदाहरण थे। तो आपको यह ध्यान रखना है चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। और यदि वास्तुकला की शैली पूछी जाए इन मंदिरों की तो नागर शैली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी शैली, नागर शैली। ठीक है, नगर से नागर आपको जो है बना लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपको बता दें कि यह जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर थे, पिछले 10 वर्षों के बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए जो है वह यहीं तक थे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह मिडिवल हिस्ट्री ना होकर आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, क्योंकि जो आधुनिक भारत का इतिहास है बीपीएससी उससे जो है काफ़ी प्रश्न पुटअप करता है। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास को कवर करेंगे केवल एक वीडियो में, भले ही वो थोड़ा वीडियो लंबा जाए, लेकिन केवल एक वीडियो में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम लोग जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक हैं उसकी शॉर्ट थ्योरी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपके लिए जो है लाभदायक रहा हो, अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी, नई जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।